मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 2018 का पेपर है और धीमे धीमे आप समझिए ये पेपर सॉल्व करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा उससे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। बाकी डेटा तो आपको सब दिए ही जा चुका है, इसलिए जो है आप उसी को पढ़ते रहिए। और यहाँ आप देखिए बस कि क्या गलती हो जाती है हम लोगों से पेपर लिखते समय, आंसर शीट लिखते समय, वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपको सबको पता है, इट इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। मैं ये तो खैर आपका इसका आंसर ऐसे जनरल लैंग्वेज में आपका बता दिया गया है, यही आपको वहां पे लिखना भी है, लेकिन आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कोई कार है, आपकी कार आपका एक ऑब्जेक्ट है और उस कार को चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको हैंडल मालूम होना चाहिए कैसे घूमता है, गियर मालूम होने चाहिए, ब्रेक मालूम होना चाहिए, एक्सीलेटर मालूम होने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए। लेकिन उसके इसेंशियल फीचर्स जो हैं कि ब्रेक लगाने से कैसे कार रुक जाती है, आपका स्टीयरिंग इधर उधर मूव करने से कैसे लेफ्ट टू राइट मूव हो जाती है, ये सारी चीजें छुपी रहती हैं बैकग्राउंड में और हमें पता नहीं चल पाती हैं, और हमें जो चाहिए वो सारा काम होता रहता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया, इट इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट एनी इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। तो यानी आपका कार है तो कार के एसेंशियल फीचर्स, या आपका वॉशिंग मशीन है तो उसके एसेंशियल फीचर्स, कैसे उसको चलाया जाता है, ये खाली हमें पता होना चाहिए। बाकी अंदर की ओर इंटरनली मैकेनिज्म क्या लगा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये इसका मतलब हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन इज अपर केस एंड टू अपर केस। तो ये आपको सारे बच्चों पता है, ये कैरेक्टर फंक्शन है आपका, और कैरेक्टर फंक्शन में एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग दूसरा क्वेश्चन है। तो सर्चिंग सॉर्टिंग का मेन डिफरेंस आपका सर्चिंग सॉर्टिंग का क्या है कि सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें, बेटा मैसेज ना कीजिए, हमारी तरफ से सब सही है। सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपके किसी भी गिवन नंबर की लिस्ट में या नाम की लिस्ट में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो गिवन डेटा, लिस्ट ऑफ डेटा है, उसमें किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चीजों को अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आपका यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है, देख लीजिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, सर्चिंग के बारे में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ checking whether the element is present in the array or not। और फिर टाइप ऑफ सर्चिंग टेक्निक आर लाइब्रेरी एंड बाइनरी सर्च, ये आपकी दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग में क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन द एरे। टाइप ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक आर एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। जो हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, रियल में उसका नाम एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट होता है, और बाकी दो तरीके की सॉर्टिंग होती है, और सिलेक्शन सॉर्ट भी होता है। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, आप खाली सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट लिख सकते थे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन इज अपर केस एंड टू अपर केस। तो सारे बच्चों को मालूम है ये कैरेक्टर के फंक्शन है, और कैरेक्टर के फंक्शन में आपके जितने भी इज से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज लेटर, इज डिजिट, इज लेटर और डिजिट, इज अपर केस, इज लोअर केस, इज वाइट स्पेस, ये सारे क्या होते हैं, चीजों को चेक करने के लिए होते हैं कि आपस में चीजें जो है चेक हो, कि जैसे कोई डिजिट का है तो वो चेक होता है कि ये एक डिजिट है या नहीं है, कोई अल्फाबेट्स का है तो चेक करता है कि ये कोई अल्फाबेट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो और जितने टू वाले होते हैं ये सारे कन्वर्ट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इज अपर केस टू अपर केस का ये एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा है दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अपर केस फॉर्म और नॉट, और इसमें दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट कैरेक्टर इज अपर
ये क्या है, अपर केस। तो लोअर केस टू अपर केस फॉर्म, कोई लोअर केस में कैरेक्टर है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद रिटर्न टाइप फंक्शन में जब भी पूछा जाता है तो दो डिफरेंस आपको स्पेशली लिखने होते हैं। पहला डिफरेंस लिखना होता है कि उसकी वर्किंग क्या है, और दूसरा डिफरेंस लिखना होता है कि उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो इज अपर केस का रिटर्न टाइप आपका बूलियन टाइप का है, तो इट रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। और टू अपर केस जो है, क्योंकि ये एक स्मॉल लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करता है, तो इसका कैरेक्टर टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इज कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ई, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप की आपको लिस्ट मालूम है कि आपका 4 जो है इंटीजर टाइप के होते हैं। देखो मैं याद करा देता हूं, 4 जो है इंटीजर टाइप के होते हैं, जिसमें आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 जो है इंटीजर टाइप के हो गए। उसके बाद आपका जो है 2 जो है रियल नंबर के लिए होते हैं, यानी फ्लोटिंग वेरिएबल, तो उसमें फ्लोट और डबल 2 वो हो गए। उसके बाद आपका जो है एक कैरेक्टर टाइप का हो गया, एक कैर टाइप का हो गया कैर, और एक आपका बुलियन टाइप का हो गया। तो 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 टाइप के आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये प्रिमिटिव हो जाते हैं, प्रिमिटिव में हो जाएंगे। और बाकी जो है, और जो है आपका जैसे कि नॉन प्रिमिटिव में तो उसमें आपका क्लास आ जाता है। नंबर 1 पे क्लास, नंबर 2 पे आपका एरे, चाहे कैरेक्टर का हो चाहे स्ट्रिंग का हो, और नंबर 3 पे आपका इंटरफेस फेज। तो ये बस 3 ही एग्जांपल आप यहां पे याद रखिएगा नॉन प्रिमिटिव में। और स्ट्रिंग को भी आप दे सकते हैं, लेकिन लीगली वहां पे स्ट्रिंग एक क्लास है, इसलिए ना वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ना ही नॉन प्रिमिटिव, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें ले लेते हैं, नॉन प्रिमिटिव में ही स्ट्रिंग को भी ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पहचानना था हमें, तो यहाँ पे आपका ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पहचानना है। तो ये आपका ये कैर जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप पीडी लिख दिया मान लीजिए। एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और क्लासेस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। अब इसके एक क्वेश्चन और यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर एंड पब्लिक मेंबर, ये आपका रह गया था, तो इसको भी देख लीजिए, प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट और पब्लिक, तो यहाँ प्राइवेट में देख लिए, इट इज अ मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। और ये क्या है, इट इज अ लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा। और फिर उसका मेंबर्स डिक्लेयर्ड अंडर दिस सेक्शन आर ओनली एक्सेसिबल इन देयर ओन क्लास। और यहाँ पे है मेंबर डिक्लेयर्ड अंडर दिस सेक्शन आर एक्सेसिबल इन द ऑल पार्ट ऑफ जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड 3 बताए थे मैंने, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे एक क्लास आपकी यहाँ पर, एक क्लास आपकी क्लास ए नाम से है, एक क्लास आपकी ए नाम से है, और एक क्लास उससे इनहेरिटेड दूसरी क्लास आपकी क्लास बी नाम से है। अब देखिए, इसमें अगर मान लीजिए इस पहली वाली क्लास में आपने कोई आईएनटी में एक वेरिएबल ले रखा है एक्स नाम का, और इसको आप यहाँ पर बी वाली क्लास में एक्सेस करना चाहते हो। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर का यूज क्या होता है, इनहेरिटेंस में होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये प्राइवेट और पब्लिक में समझा रहा था, तो यहाँ पे प्राइवेट का मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पे प्राइवेट में यहाँ पर int x डिक्लेयर किया होता, तो ये सेम प्रोग्राम में ये दोनों क्लासेस हैं, एक ही प्रोग्राम में ये दोनों क्लासेस हैं। लेकिन अगर पहली क्लास में प्राइवेट में कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, तो वो दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता। और अगर इसी को हम पब्लिक कर दें, यहाँ पे ये प्राइवेट हटा दें और प्राइवेट की जगह पे हम यहाँ पर इसको पब्लिक कर दें, इसको यहाँ पे पब्लिक कर दें, तो पब्लिक में ये अपने
किसी भी इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस की जा सकती है। तो यानी अगर ये पब्लिक में है तो ये एक्स इधर आ जाएगा, और अगर प्राइवेट में है तो एक्स इधर नहीं एक्सेस किया जा सकता, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और बाकी ये डिफरेंस तो आपके सामने बता ही दिया। सर यस बेटा, सर यस बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं ये बता रहा था। प्राइवेट और पब्लिक में, हाँ प्राइवेट में जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया कि अगर कोई भी वेरिएबल, दो क्लास हैं, इनहेरिटेंस का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इनहेरिटेंस में एक से अधिक क्लास आपस में ज्वाइन की जाती है ना, तो अगर दो क्लास हैं और पहली क्लास में आप जो है यहाँ पे मान लीजिए प्राइवेट एक्स INT एक्स नाम का वेरिएबल आपने लिया है, एक ऐसा वेरिएबल लिया है, और एक आपने लिया है पब्लिक INT y नाम का वेरिएबल लिया है, और ये क्लास इस क्लास से जुड़ी हुई है, ये क्लास इस क्लास से जुड़ी हुई है, बी वाली क्लास से। ए वाली क्लास बी वाली क्लास में इनहेरिटेड है, ठीक है ना। तो उस केस में बताया जा रहा है कि अगर प्राइवेट टाइप का जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया होगा, जैसे ये x है, तो ये आपकी बी वाली क्लास में एक्सेस नहीं हो पाएगा। यानी कि इसको हम कोई प्रिंट करना चाहें या कोई इसके साथ INT x के साथ कोई कैलकुलेशन करना चाहें तो प्राइवेट वाले वेरिएबल को नीचे वाली क्लास में नहीं ला सकते। लेकिन जो पब्लिक वेरिएबल है, क्लास ए में जो पब्लिक वेरिएबल है, वो अपने प्रोग्राम में दी गई किसी भी क्लास में, अपने प्रोग्राम में दी गई किसी भी क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। पब्लिक एक्सेसिबल होता है और प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होता है किसी भी दूसरी क्लास में। प्राइवेट लेकिन अपनी क्लास में सारे एक्सेसिबल होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, सारे वेरिएबल एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे ये INT रेस्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए दे दिया गया है, और उसके बाद जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्ट ये पूछा गया है। अच्छा यहाँ पे देखो रेस्ट की वैल्यू कैसी होगी, अगर यहाँ पे हमने ये ए जो है रेस्ट में स्टोर किया है, और रेस्ट है कैसा, इंटीजर टाइप का है, तो कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर में जब स्टोर करते हो तो क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से ये कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देगा। तो सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कैपिटल ए का ASCII कोड आपका 65 होता है। तो इसका मतलब जब ये रेस में स्टोर होगा तो ये कैसा बन जाएगा, 65, रेस में 65 के रूप में ये स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस, तो रेस की वैल्यू आपकी 65 होगी, और ये इंटीजर डेटा टाइप तो शो कर ही रहा है आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी नीचे हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद दूसरा है नेम द पैकेज दैट कंटेन्स द रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लासेस आपको बताया गया था java.lang, ये एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर सारी प्रीडिफाइंड मैथ क्लास, सारी प्रीडिफाइंड कैरेक्टर क्लास और प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपका system.out.println, जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, यानी कि सब कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है, ये java.lang में। तो आपका इसका नेम द पैकेज दैट कंटेन्स रैपर क्लास, तो java.lang इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टेट द डिफरेंस बिटवीन while एंड डू वाइल लूप। तो while लूप में और डू वाइल लूप में आपको मालूम है while आपका एंट्री कंट्रोल लूप है और डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है, डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। और उसके बाद जो है दूसरा डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो डू वाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, डू वाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है, जबकि वाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो ये दो डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, system.out.println में बेस्ट प्रिंट कराया है और system.out. यहाँ एलन नहीं लगा, ध्यान रखिएगा, पहले वाले में एलन नहीं लगा है और दूसरे वाले में एलन लगा है, उसमें ऑफ लक प्रिंट कराया है। तो बच्चों यहाँ पे एलन का यूज पूछा गया सही पाने में कि क्या रिजल्ट आएगा। आपका ये दो ही रिजल्ट दिए हैं, इसमें आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपका एक रिजल्ट ये कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ लक आ सकता है, एक रिजल्ट हो सकता है बेस्ट और फिर लाइन चेंज करके ऑफ लक आ जाए। तो बच्चों हमेशा आपको याद रखना है कि system.out. यहाँ पे देखिए SOP, अगर एलन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब लाइन चेंज नहीं होगी, और अगर आप यहाँ पर एलन लगाते हो और यहाँ पे मान लीजिए आपने हाय लिखा है, तो आप यहाँ समझिए कैसे होगा। ये मॉनिटर स्क्रीन है, तो कर्सर हमेशा पहली रो पहले कॉलम में आता है, यानी कि यहाँ आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ
और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एलन लगा हुआ है, तो एलन से क्या होगा, एसओपी एलन कहता है कि पहले प्रिंट करो, यानी कि हाई प्रिंट कर देगा, देन लाइन चेंज करो। एलन जो है, जो भी यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है मैसेज, वो पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद लाइन चेंज करके कर्सर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका होता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले वाले में एलन नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये तो पहली लाइन में ही रहेगा, यानी कि बेस्ट पहली लाइन में ही रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, बेस्ट लिख दिया मैंने, पहली लाइन में है। उसके बाद लाइन चेंज हुई नहीं। अब यहाँ पे जब ये ऑफ लक प्रिंट होगा तो कर्सर आपका तो इसी लाइन में है भी, तो ये क्या करेगा, ऑफ लक यहीं पे प्रिंट कर देगा, ऑफ लक यहीं पे प्रिंट कर देगा। और प्रिंट करने के बाद एलन क्या करता है, पहले प्रिंटिंग करता है, उसके बाद लाइन चेंज करता है, तो कर्सर अपने आप आपका नीचे आ जाएगा। तो ये एक ही लाइन में रहने वाला है, ये इसका आंसर होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन which takes an integer argument and return character value। बच्चों याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसका बेसिक रूल क्या है वो मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये इसका बेसिक क्या है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप ढूंढना है, रिटर्न डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप, सबसे पहले आपको ये ढूंढना है। जैसे आप लिखते हो ना void इनपुट, इस तरीके से, तो रिटर्न डेटा टाइप आपने लिख दिया, और उसके बाद जो है फिर आपका फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन नेम होता है, और फंक्शन नेम के बाद फिर यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट होती है, यानी पैरामीटर लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट होती है यहाँ पे। तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। आपका देखिए, इसमें कह रहा है राइट अप फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब पहली लाइन, फंक्शन की पहली लाइन, जिसमें फंक्शन का नाम क्या है, चेक है। तो यहाँ पे फंक्शन के नेम की जगह पे क्या रख देंगे, लिख देंगे चेक, लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक लिख दिया, सपोज दैट चेक लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है विच टेक्स एन इंटीजर आर्गुमेंट, एक इंटीजर आर्गुमेंट की बात कह रहा है, यानी कि वेरिएबल का नाम आपको अपने मन से डिसाइड कर लेना। एक इंटीजर आर्गुमेंट लिख दिया INT A, और फिर कह रहा है कि आर्गुमेंट, फिर रिटर्न्स कैरेक्टर वैल्यू, और यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह क्या, कैरेक्टर वैल्यू, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हो जाएगा कैर, ये कैर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सिंटेक्स क्या हो गया, कैर चेक और ब्रैकेट में INT A। तो अगर ये आपकी लाइन याद है आपको कि पहले रिटर्न टाइप दिया जाता है, उसके बाद फंक्शन का नाम रहता है, फिर आर्गुमेंट लिस्ट रहती है, तो इसमें ये जो लैंग्वेज लिखी होती है उसमें ये चीज ढूंढ लीजिए आप। वेरिएबल के नाम आपको अपने मन से रखने पड़ते हैं, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर E है, राइट द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बच्चों आजकल याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा चलन है, ट्रेंड में है कि आपको कुछ फंक्शंस के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा उसका रिटर्न टाइप बता दीजिए। तो आपको जो लिस्ट ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड की गई है या आपकी बुक्स में भी है, तो उसमें सारे फंक्शन, चाहे वो कैरेक्टर फंक्शन हो और चाहे मैथ के फंक्शन हो, आपको रिटर्न टाइप सबके याद होने चाहिए। ये आपको एक क्वेश्चन इसी साल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एंड्स विद। एंड्स विद कैसा होता है आपका, एंड्स विद आपका होता है, ये करता क्या है, याद करो कि कोई भी बड़े से सेंटेंस में कोई भी पर्टिकुलर वर्ड उस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है या नहीं है, ये चेक करने का काम एंड्स विद का होता है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि हाँ वो बड़े से सेंटेंस का वो पर्टिकुलर वर्ड लास्ट वर्ड है, तो इसका मतलब ये बूलियन ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, तो इसका मतलब इसका बूलियन टाइप हो जाएगा। रिटर्न टाइप इसका कैसा हो जाएगा, बूलियन टाइप। देखिए यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे फंक्शंस के रिटर्न टाइप पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैंने गेस्ट पेपर में भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्स विद जो है ये क्या है, ये एक बड़े से सेंटेंस, जैसे हम यहाँ पे कोई सेंटेंस ले लें, सपोज दैट हमने ले लिया आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट्स ले लिया। अब हम एक वर्ड ले लें स्टूडेंट अलग से। ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं कि ये वाला वर्ड इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है क्या।
तो क्योंकि ये स्टूडेंट जो है इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है, इसलिए ये बुलियन रिजल्ट देगा, ट्रू देगा। तो एंड्स विद आखिरी वर्ड चेक करता है, और यहीं पे स्टार्ट्स विद दिया होता तो स्टार्टिंग वर्ड चेक करता है। ठीक है, तो ये बुलियन रिजल्ट दे देगा आपका। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन है ई का आंसर आपका क्या है, बुलियन है। उसके बाद लॉन्ग जो है ये लॉगरिथम वैल्यू देता है, आपको सबको पता है, तो इसलिए ये इसका हमेशा पॉइंट में वैल्यू होती है, लॉगरिथम वैल्यू मतलब मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे ये इसका रिटर्न टाइप डबल। तो आपका मेन मैसेज है कि रिटर्न टाइप सारे फंक्शंस के याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, ये आपका फ्री का क्वेश्चन होता है, जावा एक्सप्रेशन वाला जो पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, मेन जो इसमें याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि आपका अगर किसी भी एक्सप्रेशन में जैसे x प्लस वाई लिखा है और इसमें ये दो वर्टिकल लाइन खींची हैं, तो ये कैसा होता है, मैथ डॉट एबीएस फंक्शन होता है, एबीएस फंक्शन होता है, ये याद रखिएगा। कहीं अगर e की पावर कुछ दिया हो, e की पावर, तो मैथ डॉट EXP फंक्शन होता है, मैथ डॉट EXP फंक्शन होता है। और ऐसे ही कहीं भी आपका मैथ डॉट EXP हो गया, ये मैथ डॉट पावर नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बाकी SQRT ये स्क्वायर रूट के लिए है, तो आपको सबको पता ही है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे दिखाया। जहां पे वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन ना हो वहां पे मल्टीप्लाई समझिएगा, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ये अलग अलग रखने के लिए आप इसको सेपरेट ब्रैकेट में कर दीजिएगा और इसको सेपरेट ब्रैकेट में कर दीजिएगा, और डिवाइड का साइन जो है उसकी जगह पे स्लाइस का साइन आ जाएगा। तो ये आपको अभी देखने को मिल जाएगा, मैं इसके आंसर्स को अभी दिखा दे रहा हूं आपका। हाँ, 3 का ये सामने लिखा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। मैथ डॉट SQRT, देखिए स्क्वायर रूट लगा है तो मैथ डॉट SQRT लिखा है। उसके बाद यहाँ 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो SQRT के अंदर 3 into x ये सेपरेट भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर ही x की पावर 2 भी लिखी है, तो देखिए x की पावर 2 हो तब तो आप x into x ही लिख दे, ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर x की पावर 3 है, 4 है, 5 है, यानी ज्यादा पावर है, तब आप यहाँ मैथ डॉट पावर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो x into x, उसके बाद देखिए SQRT ये बंद हो गया, फिर स्लैश का साइन लगा दीजिए और नीचे वाले पोर्शन को सेपरेट ब्रैकेट में कर देना चाहिए, जैसे कि a प्लस बी से पूरे इसको ऊपर वाले को डिवाइड करना है, तो इसको a प्लस बी को डिवाइड में लिख दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y आफ्टर इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इसमें नीचे जो एक्सप्रेशन दी गई उसमें y की वैल्यू, तो आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं y की वैल्यू क्या है। यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इक्वल साइन से पहले आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड आ जाए तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इक्वल साइन की जगह ब्रैकेट आ जाता है, वो वैल्यू स्टार्टिंग से ही रखनी होती है। जैसे यहाँ पे 8 है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये 8 लिखा मैंने, उसके बाद प्लस लगाया, ये वाली बात कह रहे हैं, उसके बाद प्लस लगाया, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और ब्रैकेट स्टार्ट करने ये इक्वल साइन की जगह पे ब्रैकेट स्टार्ट किया गया है। उसके बाद प्लस प्लस वाई, तो ये इधर से वैल्यू 8 यहाँ पे आएगी, और जब यहाँ आएगी तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट प्री में हो रहा है, तो इसका मतलब ये 9 कर देगा। और 9 के बाद में अब यहाँ पे आया तो यहाँ 9 लाया, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 9 का 9 ही बना रहेगा, पोस्ट में चेंज नहीं होती है वैल्यू, आपको पता है, और चेंज वैल्यू अगले स्टेप में भेजता है। तो यहाँ पे 9 ही रहा, लेकिन माइनस माइनस करके कितना कर देगा, 8। 9 से माइनस माइनस होकर 8 हो जाएगी। अब 8 कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी इस माइनस माइनस वाई के पास। जब इसके पास 8 पहुंची तो प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 8 से ये क्या कर देगा, 8 से आपका प्लस माइनस माइनस करके 7 कर देगा। तो आपका इसको सॉल्व करना है। अब इसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो 9 प्लस 9 प्लस 7 और उसके बाद 8, तो इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका आपका 33 आया है, ये यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पर ये 33 आ जाएगा आपका। ठीक है, जिसकी मैथ अच्छी हो जल्दी कर ले, मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 33 ना आए तो बताइएगा। सही है सर। हाँ, ओके, गिव द आउटपुट। अब यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर और सील पूछा गया, तो फ्लोर और सील में हमने पूरा आपको वीडियो भी बना के दिया है, आप उसको भी देख सकते हो, क्लास में भी पढ़ाया है। तो आपका फ्लोर का क्या करता है, फ्लोर जो है पॉइंट के बाद में यहाँ पे रिजल्ट कैसे आएगा, यहाँ पे मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू में दिखाई दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 4.7 दिया है, फ्लोर के बारे में बता रहा हूँ, 4.7
7 दिया है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो फ्लोर क्या करता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटाकर 0 लगा देता है और बाकी कोई चेंज नहीं करता है। ये फ्लोर हो गया। और यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, माइनस वाली वैल्यू में क्या करता है, क्योंकि ये वैल्यू घटाता है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट को घटाता है, तो घटाने पर यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस। ये 4 से घटाने का मतलब क्या है, माइनस माइनस में घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 से 5 बना देंगे, यानी 5.0, क्योंकि माइनस में 0 से जितना ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो घट रहा है, और 0 के जितना पास आ रहा है इसका मतलब वो बढ़ रहा है, ये होता है। और सील में क्या होता है, इंटीजर पार्ट को बढ़ा देते हैं, पॉइंट के बाद कुछ भी दिया हो 0 लगा दो, इंटीजर पार्ट को बढ़ा दो। तो यहाँ खैर ये तो प्लस में दिया गया है, तो देखो इसका 3.4 का कितना आ जाएगा, सील में 4.0 आ जाएगा। तो उसके बाद प्लस लिखा हुआ ये मैथ डॉट पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आपका 8 आ जाएगा, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए ये 12.0 आ गया, और ये आपका -5 बताया था, ये आपका -5.0 आ गया है, ये हो गया। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे मेन जो है कि कंस्ट्रक्टर में इट डज नॉट रिटर्न टाइप, या इट हैव नॉट रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वॉइड, पहला फीचर्स। और दूसरा फीचर्स बताया था कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज इनिशियल वैल्यू टू द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, इनिशियलाइज इनिशियल वैल्यू टू द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, ये बताया जाता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी, सबसे पहला कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और दूसरा कंस्ट्रक्टर का मेनली काम डेटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। बाकी और फीचर्स पढ़ाए गए, उसके हिसाब से आप इनको बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इनक्रेडिबल और फिर /n लगा है, फिर वर्ड। तो यहाँ पे याद रखिएगा एलन क्या करता है, एलन तो सब कुछ, आप किसी को एंटर नहीं करेंगे, एलन क्या करता है, एलन सब कुछ प्रिंट हो जाता है, उसके बाद लाइन चेंज करता है। और यहाँ /n क्या करता है, /n तो लाइन चेंज करता ही करता है। तो यहाँ ये इनक्रेडिबल जो है पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद /n लाइन चेंज करेगा, /n भी लाइन चेंज करता है, बच्चों याद रखिएगा, जैसे एलन लाइन चेंज करता है तो वैसे /n, बस एलन का फर्क क्या है, एलन एक ही लाइन चेंज कर सकता है एक बार में, और यहाँ पे /n आप कई लगा सकते हैं, जितने /n लगा देंगे एक /n एक लाइन चेंज करता है, ठीक है। तो इनक्रेडिबल आपका पहले प्रिंट हो जाएगा, और फिर वर्ड जो है बाद में प्रिंट हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे आउटपुट दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये वाला आउटपुट है। उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इफ एल्स। इफ एल्सिफ में कोई चीज दी गई है और उसको स्विच केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इफ एल्सिफ में आपका वेर यहाँ पे कन्वर्ट करने का अच्छा तरीका बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा कि इफ एल्सिफ में जो वेरिएबल यहाँ पे मैच किया जा रहा होता है, स्टार्टिंग वेरिएबल, वही स्विच केस में चॉइस बना दी जाती है, वही स्विच केस में चॉइस बना दी जाती है। तो यहाँ पे स्विच केस में चॉइस हमारी चॉइस वेरिएबल की जगह वेर पहुंच गया। फिर वेरिएबल के अपोजिट में इफ एल्सिफ में जो वैल्यू मैच हो रही होती है, वैल्यू की बात बता रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पे केस बन जाता है। यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू मैच हो रही, वही यहाँ पर केस बन जाता है। उसके बाद जो इसके अंदर हो रहा है वो तो आपको सेम एज वैसे ही उतार देना है। तो यहाँ पे एसओपी में गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपका उतार देना है। और जो एल्स पार्ट होता है इफ एल्सिफ में, वो लास्ट में कहाँ डाल दिया जाता है, डिफॉल्ट में एल्स पार्ट, डिफॉल्ट एल्स सेम चीज है। अच्छा, अगर डिफॉल्ट ना हो, ये भी याद रखिएगा, अगर एल्स ना हो तो डिफॉल्ट भी नहीं लिखना है, ये अपनी तरफ से याद रखिएगा। उसके बाद जो है जी वाला देखती है। तो जी वाले क्वेश्चन में गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग फंक्शन, ये अचीवमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें रिप्लेस कर रहे हैं ई को ए से। तो आपको याद रखना है जितने भी अपर केस में ई हैं सारे आपके ए बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका अपर केस में ई है, ये आपका अपर केस में ई है, और ये आपका अपर केस में ई है, ये सारे आपका ए बन जाएंगे। बस इतना इसमें होगा, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा आउटपुट, तो जितने ई है वो सब ए बन जाएंगे, रिप्लेस फंक्शन का यूज। उसके बाद कंपेयर टू फंक्शन का यूज, इसका मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं।
यहाँ पर ये पहली स्ट्रिंग है और ये नीचे दूसरी स्ट्रिंग है। तो पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में एक एक लेटर मैच करता है और उसके मैच कैसे करता है, उसके आस्काई कोड को मैच करता है। तो आस्काई कोड हमें सबके आते नहीं है, हमें निकालने पड़ेंगे। तो उसका सरल तरीका मैंने जो बताया था एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा है डेडिकेटेड या डेडिकेट लिखा है, तो सबसे पहले ये वाला डी लेगा और फिर कंपेयर टू से ये वाला डी लेगा। दोनों डी सेम है तो इसको छोड़ देगा। आगे वाला कैरेक्टर पहले इसका ई लेगा फिर इसका ई लेगा, दोनों सेम है तो इसको छोड़ देगा। फिर इसका डी लेगा इसका वी लेगा, दोनों सेम नहीं है। तो अब यहाँ पर जब सेम नहीं मिलते हैं तब आपको कैसे निकालना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। यहाँ पे जब सेम ना हो तो दोनों में आपको देखना है कौन सा छोटा कैरेक्टर है, यानी छोटा मतलब पहले जो आता हो। तो डी वी में से डी पहले आता है, तो आप डी को छोड़कर डी के बाद क्या आता है ई, तो डी को छोड़कर कह रहे हैं ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, अगला जो भी कैरेक्टर है यानी वी तक। तो डी दोनों लेटर में हमने कहा कि कौन सा छोटा है उसको देख लीजिए। तो छोटा आपका डी था, तो डी को छोड़कर बड़े लेटर तक या आगे वाले लेटर तक पूरा आपको काउंट करना, गिनना है। तो यहाँ हम गिन लेते हैं, अभी मैंने लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहां पर 18 आया। अब आपको ढूंढना होता है कि 18 पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में। ठीक है, 18 तो रिजल्ट होगा लेकिन पॉजिटिव में तो या नेगेटिव में आएगा। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे डी ई है, पहले कौन सी स्ट्रिंग दी गई है और दूसरी आगे वाली स्ट्रिंग कौन सी है। तो पहले आपका डी दिया गया है, डेडिकेट का डी, और दूसरे वाले में क्या दिया गया है, डिवोट का वी। तो पहले आपका क्या है, डी है, तो डी वी से एबीसीडी में देखिए कि पहले आता है या बाद में आता है, और अल्फाबेट सेम होने चाहिए। जैसे ये अपर केस में है तो अपर केस में ही होना चाहिए। तो ये डी पहले आता है। तो आप याद रखिएगा, पहले वाला कैरेक्टर अगर दूसरे वाले कैरेक्टर से छोटा है आस्काई कोड के हिसाब से, तो डी छोटा है वी से, तो इसका मतलब ये रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर इसका अपोजिट कर दे, वी इधर होता सपोज दैट और डी इधर होता, यानी ये आपका डिवोट पहले रख दिया जाता और डेडिकेट बाद में रख दिया जाता। तो ये नंबर ऑफ डिफरेंस निकालने का तो तरीका यही रहता, डी से छोड़कर वी तक काउंट कर लेते तो आपका 18 निकलता। तो अब हम क्या करते, देखते पहला वाला कैरेक्टर दूसरे वाले कैरेक्टर से छोटा है या बड़ा है। छोटा मतलब पहले आता है एबीसीडी में या बाद में, तो क्योंकि ये बाद में आता है तो इसको बड़ा कहेंगे। तो अगर बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये इसमें +18 आएगा। अब यहाँ पे हमारे रिजल्ट क्वेश्चन के हिसाब से डी पहले रखा था, इसका मतलब हमारा रिजल्ट -18 हो जाएगा। यहाँ इसका ये मतलब है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा है आपका आउटपुट का। यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे लिया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए तो आप समझ जाइए एरे है। और यहाँ पे नंबर 1 0 पे आपका ये दिल्ली स्टोर है, फिर 1 पे आपका यहाँ पर चेन्नई स्टोर है, फिर 2 पे आपका यहाँ पर मुंबई स्टोर है, और फिर 3 पे आपका लखनऊ स्टोर है, और फिर 4 पे आपका जयपुर स्टोर है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, एसओपीएलएन लिखा है, इसका मतलब आपका प्रिंटिंग करेगा। ये क्या करे प्रिंटिंग, तो ARR ऑफ 0, तो 0 वाले बॉक्स पे क्या है, दिल्ली, तो ये दिल्ली यहाँ आ जाएगा। और फिर आगे क्या निकला है, लेंथ, तो दिल्ली की लेंथ कितनी है, तो 1 से काउंट करेंगे। लेंथ हमेशा 1 से काउंट की जाती है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ लिखने से अपने आप यहाँ पर 5 आ जाएगा, दिल्ली की लेंथ 5 है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन लगा है, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं। और ARR ऑफ 3, तो 3 पे देखिए 0 1 2 3 पे क्या है, लखनऊ है। लखनऊ की लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, लखनऊ की लेंथ आ जाएगी यहाँ पर 7। तो ये क्या चेक हो रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 7, और ये किसके अंदर चेक हो रहा है, ये एसओपीएलएन के अंदर चेक हो रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, एसओपीएलएन के अंदर लेस देन ग्रेटर देन लगाकर अगर कुछ भी लिखा हो तो हमेशा ट्रू फॉल्स प्रिंट होता है, कभी भी कोई वैल्यू नहीं प्रिंट होती है। ध्यान दीजिए, फिर से क्या कहा हमने
कि अगर कुछ लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर यानी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू इस टाइप का लिखकर अगर कुछ चेक किया जा रहा हो तो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, हमेशा ट्रू फॉल्स प्रिंट होता है, क्योंकि कंडीशन रिजल्ट क्या देती है, ट्रू या फॉल्स में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका 5 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसका रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा, पूरा फॉल्स प्रिंट हो जाता है, यहाँ पे खाली एफ भी नहीं, पूरा फॉल्स प्रिंट हो जाता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे अच्छा दूसरा देखिए, ये पहले वाला का आंसर है, ठीक है। अब आपका दूसरा क्या है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पे लिखा है ARR ऑफ 4, तो 4 पे क्या है, जयपुर है, और यहाँ पे सबस्ट्रिंग लगाया है, और सबस्ट्रिंग का मतलब वर्ड तोड़ना होता है, तो कहां से कहां तक का तोड़ दें। तो बच्चों आपको इसका एक खास बात याद होगी, सबस्ट्रिंग फंक्शन स्टार्टिंग तो सेम लेता है, सेम मतलब जो लिखा है वही लेता है, लेकिन एंडिंग जो यहाँ लिखी होती है उससे एक कम लेता है। तो यहाँ स्टार्टिंग 0 है और एंडिंग यहाँ 3 नहीं, एंडिंग एक कम लेता है, यानी कि 2 लेगा। तो अब यहाँ देख लीजिए आपका जयपुर में 0 1 2 इतना तोड़ना है, 3 तक नहीं तोड़ना है। तो इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट, और ये प्रिंटिंग कर रहा है, कुछ चेक तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब आउटपुट आ जाएगा, तो ये जय प्रिंट कर देगा, JAI जय प्रिंट कर देगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि टर्नरी ऑपरेटर में इसको कन्वर्ट करो, इफ एल्स को। तो आपको टर्नरी ऑपरेटर का खाली आपको सिंटेक्स मालूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है इफ बिल इज ग्रेटर देन 1000 तो ये हो जाए, और नहीं तो ये हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे क्या करना है आपको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, इसका भी मेन आपका क्या होता है, मेन आपका सिंटेक्स होता है बच्चों, याद रखिएगा, मेन आपका क्या होता है, सिंटेक्स होता है। तो सिंटेक्स में अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हाँ, तो सिंटेक्स आपका क्या है टर्नरी ऑपरेटर का, एक बार चेक कर लेंगे। टर्नरी ऑपरेटर में पहले आपका रिजल्ट लिखा जाता है, रिजल्ट, उसके बाद इक्वल टू, फिर यहाँ पर आपका कंडीशन होती है, जैसे अभी स्विच केस और उसका आपने देखा था कन्वर्ट करने का, तो आपको अगर सिंटेक्स याद है तो सब कुछ हो जाएगा। फिर कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पे ट्रू, फिर कोलन साइन, फिर यहाँ पर फॉल्स, तो ये और सेमीकोलन। ये अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो लिखा है यहाँ पे, आप देखिए रिजल्ट लिखा है, तो रिजल्ट वेरिएबल आपको कौन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ डिस्काउंट दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट लिख देना, डिस्काउंट लिख देना है, तो इक्वल टू का साइन। उसके बाद आपका रिजल्ट वेरिएबल के बाद इक्वल साइन चाहिए, और इक्वल साइन के बाद में आपको कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन यहाँ क्या है, बिल इज ग्रेटर देन 1000, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बिल इज ग्रेटर देन 1000, ये कंडीशन हो जाएगी। फिर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे ट्रू लिखा है, ट्रू, तो ट्रू का मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी बिल इंटू 10/100। तो यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना पार्ट आपको यहाँ कंडीशन ट्रू होने पे लिखना है, यानी कि बिल इंटू 10.0/100, ये आपका कंडीशन ट्रू होने पे हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होने पर। फिर उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती तो कहां जाएंगे, एल्स में जाएंगे, और एल्स में आपको सिर्फ इतना पार्ट लिखना है, यानी कि कोलन साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे आपका बिल इंटू 5.0/100, और बस इसको सेमीकोलन लगा दिया, कंप्लीट हो गया। तो ये सिंटेक्स आपको अगर याद है कि पहले आपको यहाँ पर रिजल्ट वैल्यू लिखनी पड़ती है, फिर कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कोलन साइन, फॉल्स, और ट्रू का मतलब जो यहाँ पे वर्किंग हो रही होती है। तो रिजल्ट वेरिएबल तो मैं पहले ही ले चुका हूं, अगर यहाँ पे एसओपीएलएन सपोज दैट बच्चों लिखा होता है, एसओपीएलएन और बिल इनटू ये, तो ये आप यहाँ पे जहां पर ये आपने वर्किंग की है यहाँ पे एसओपीएलएन भी आप लगा सकते थे, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये इसकी जगह पे इस पूरे को एसओपीएलएन में यहाँ पे लिख देते, और फिर कोलन साइन, फिर एसओपीएलएन लगाकर इस पूरे कैलकुलेशन को एसओपीएलएन में लिख देते, ऐसा भी कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड ऑल्सो मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे बच्चों एक गलती होती है बच्चों से,
वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें काउंट करना है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है और आउटपुट भी बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहली गलती तो ये करते हैं कि लूप एग्जीक्यूट होने का मतलब नहीं समझ पाते हैं। देखो बच्चों, अगर कंडीशन ट्रू होकर कर्सर नीचे आया तो इसका मतलब लूप एग्जीक्यूट हुआ। अगर कंडीशन चेक हुई लेकिन कंडीशन ट्रू नहीं हुई और कर्सर नीचे नहीं आया तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है लूप। कंडीशन ट्रू होने पर आप अंदर आने आओगे, चाहे अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन अंदर आए कंडीशन ट्रू होने पर, तभी आप समझना कि लूप एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन खाली कंडीशन चेक हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि लूप एग्जीक्यूट हुआ है। ये बात याद रखिएगा पहली। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी, जैसे यहाँ पे एक ये देखिए, फॉर लूप में कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया है, इसका मतलब ये सिर्फ एक लाइन लूप के अंदर मानेगा और दूसरी लाइन जो है लूप से बाहर है, यानी जब लूप फॉल्स हो जाएगा तब आप बाहर आओगे। ठीक है। ये तीसरी गलती बच्चों क्या हो जाती है कि लूप को हमेशा ड्राई रन वर्किंग में करना चाहिए, कभी भी मन में नहीं करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ड्राई रन वर्किंग करनी है तो आई की वैल्यू क्या है, आप यहाँ आई लिख लीजिए और आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा आपने, इधर स्टेप भी काउंट हो जाएंगे, हमने लिखा स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या है, 5 आई में स्टोर हुआ और 5 यहाँ चेक हो रहा है, 5 बड़ा है 10 से, तो बच्चों आपको मालूम है 5 10 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये चला ही नहीं है। जब चला नहीं तो ये सीधे बाहर आ जाएगा, जब बाहर आएगा तो ये दूसरे वाले एसओपी लाइन पे पहुंचेगा और यहाँ आई इंटू 4 कर देगा। तो आई के पास क्या था, 5 था, तो 5 इंटू 4 तो आपका यहाँ पे रिजल्ट के रूप में 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और बाकी अगर ये चलता तो हम यहीं पे स्टेप 1 में जो वैल्यू चेंज होती वो लिखते, फिर स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, तो सारे वेरिएबल की लिस्ट बना लीजिए ऐसे ही करके, जब भी ऐसे दिया हो। तो आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।